नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स के लिए जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं तथा परीक्षा में इनके आने की संभावना है, इस पर आपके लिए एक टेस्ट सीरीज़ में लाया हूं। जो भी लोग यूपीपीसीएस 2024 की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वो इस टेस्ट सीरीज को ज़रूर करें, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज से आपको जनरल साइंस के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और उसके क्या सही आंसर हैं इसकी जानकारी होगी। तो आइए चलते हैं सबसे पहले हम लोग टेस्ट सीरीज में। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार वह गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और मीथेन गैस। तो मित्रों, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती का तापमान जो है वो सामान्य तापमान से बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत सारे जो कारण हैं उसमें से एक कारण यह भी माना जाता है कि जो धान की खेती की जाती है इसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो धान की खेती से उत्सर्जित नहीं होती है, इसलिए यह आंसर नहीं है। दूसरा आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आप जानते होंगे कि अगर अपूर्ण दहन होता है किसी भी चीज़ का तब कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। तीसरी गैस है नाइट्रोजन जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है, और चौथी है मीथेन गैस। तो इसका सही उत्तर होगा मीथेन गैस। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो सूर्य की रोशनी परावर्तित करने का जो क्वेश्चन है ये एल्बिडो से रिलेटेड है। अगर आप देखें तो एल्बिडो कहाँ ज़्यादा होता है? अगर इसमें पहला ऑप्शन देखेंगे रेत का रेगिस्तान। रेत का रेगिस्तान जो होता है मित्रों उसका एल्बिडो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन इसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए हम इसमें से और अच्छा आंसर ढूंढेंगे धान की खेती की भूमि। धान की खेती की भूमि जो है वो एल्बिडो से रिलेटेड नहीं है। ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि मित्रों देखिए, ये जो ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि है, जब बर्फ होती है वो वाइट होती है एकदम, और इसके कारण उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी रंग का वो सबसे कम होता है, रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि सफ़ेद रंग जो होता है वो सभी किरणों को परावर्तित कर देता है। तो अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो परावर्तन होगा वो ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि होगा, प्रेरी भूमि भी नहीं होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। आगे चलते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अगर कोई परिवर्तन होता है तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन में क्या होता है कि जीन के भीतर ऐसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जिसमें नए प्रकार के लक्षण आ जाते हैं, जो पहले नहीं थे इस तरह के लक्षण आ जाते हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको उत्परिवर्तन नाम दिया जाता है। अगला चलते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। तो आप देखेंगे तो नाइट्रोजन जो है, जो हमारे शरीर से जुड़े हुए पार्ट्स होते हैं, जो शरीर से जुड़े हुए हमारे एंजाइम्स होते हैं, इनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। क्लोरोफिल जो है इसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है। आरएनए और डीएनए में नाइट्रोजन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो है ये बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव किस में नहीं है? कार्बोहाइड्रेट में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है? मित्रों, लाइकेन जो है, लाइकेन के बारे में कहा जाता है कि जहाँ पे वायु प्रदूषण होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं। इसलिए वायु प्रदूषण कहीं पर है या नहीं है तो हम लाइकेन की उपस्थिति से या जान सकते हैं कि वहाँ पर वायु प्रदूषण है या नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा लाइकेन। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? देखिए, बहुत सारे चीज़ों का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। कुछ का छोटी आंत में होता है, कुछ का यकृत में होता है, लेकिन जो प्रोटीन का पाचन होता है वह होता है आमाशय में। तो हमारा सही उत्तर है आमाशय। मनुष्य के रक्त को जमने के लिए, हमने लिखा है यहाँ पर, हमने नहीं है, जमने हैं, जमने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? तो मनुष्य के रक्त को जमने के लिए विटामिन के जिम्मेदार है। अगर विटामिन ई को देखें तो विटामिन ई प्रजनन से
संबंधित होता है। विटामिन ए जो होता है वो आँखों की शक्ति को बढ़ाता है। विटामिन सी जो होता है उसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो आपका जो इसका उत्तर होगा विटामिन के होगा। बाटुलिज्म क्या है? बाटुलिज्म क्या है? भोज्य पदार्थों से अगर कोई विषैलापन हो जाता है तो उसे बाटुलिज्म कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? देखिए, जो हमारा पेड़ पौधों से जो पदार्थ पाए जाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और जो जीव जंतुओं से पाए जाते हैं उनमें प्रोटीन होते हैं। तो अगर हम देखें तो केस अथवा बाल जो हैं ये जीव जंतुओं से पाए जाते हैं, प्रोटीन है। खुर में भी प्रोटीन है और नाखून में भी प्रोटीन है। कपास हमारा ऐसा है जिसमें प्रोटीन नहीं। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो सामान्य दृष्टि के लिए मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए आवश्यक होता है, जिसे रेटिनॉल भी कहते हैं। तो सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन ए यानी रेटिनॉल आवश्यक होता है। फायर अलार्म में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों, आइंस्टीन ने एक खोज किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव का, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उस प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता है कि प्रकाश की वजह से इलेक्ट्रिक जनरेट होता है और उससे अलार्म बजता है। तो जो फायर अलार्म होता है उसमें फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, किसकी उपस्थिति का ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है कि बच्चों के शरीर में नीला रंग आ जाता है। ज़्यादातर ये नवजात बच्चों को ये रोग होता है। ये मेटा हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो मानव शरीर में जो ग्रंथियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, या तो अंतःस्रावी होती हैं या बहिःस्रावी होती है। लेकिन पैंक्रियाज या अग्न्याशय हमारी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी होती है और बहिःस्रावी भी होती है। कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक नहीं है? तो देखिए, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दो प्रकार के बहुलक होते हैं। तो इसमें जो टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीथीन है ये तो थर्मोप्लास्टिक बहुलक है, लेकिन जो नियोप्रीन है वो थर्मोसेटिंग बहुलक है। पालिश किया हुआ चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है? तो मित्रों, पालिश किया हुआ चावल अगर खाएंगे तो उसके ऊपर से विटामिन बी की परत हट जाती है और विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी। श्याम विवर या ब्लैक होल होता है। तो श्याम विवर या ब्लैक होल क्या होता है? मित्रों, ब्लैक होल क्या होता है ये थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। पहला उत्तर है तारा, दूसरा है सूर्य पर एक धब्बा। तो सूर्य पे धब्बा नहीं होता है। अंतरिक्ष में गड्ढा, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में गड्ढा है, पर अंतरिक्ष में गड्ढा भी नहीं है। हवाई जहाज की उड़ान को रिकॉर्ड करने वाला बक्सा, उसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं। जो ब्लैक होल होते हैं, जब आप तारों के बारे में पढ़ेंगे तो एक लिमिट होती है, इसके बाद जो तारे होते हैं वो डेड तारे होते हैं, वो ब्लैक होल में बदल जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा तारा। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? मित्रों, तो राइबोफ्लेविन जो होता है उसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। इससे होंठ फटने लगते हैं, मसूड़ों में सूजन आ जाती है। इस प्रकार से विटामिन बी का ही एक पार्ट होता है, लेकिन स्पेशल यहाँ पे विटामिन बी ना कह के राइबोफ्लेविन कहा है। अगर बी कहता तो फिर बेरी होता, लेकिन राइबोफ्लेविन की कमी से किलोसिस रोग होता है। कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो डेंगू, फाइलेरिया, मलेरिया ये सब मच्छर वाहित है, लेकिन निद्रा रोग जो होता है ये आपने पढ़ा होगा कि अफ्रीका में होता है और एक प्रकार की मक्खी से काटने से होता है। तो ये जो है ये मच्छर वाहित नहीं है रोग। किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा विद्यमान होता है? तो मित्रों, क्लोरोफिल, केराटिन और कोलेजन में लोहा नहीं होता है। मायोग्लोबिन में लोहा विद्यमान होता है। कौन सा आयुर्वेदिक पदार्थ वृक्षों से प्राप्त किया जाता है? देखिए, हींग जो आपका है यह वृक्षों से प्राप्त किया जाता है। वृक्षों की जड़ों से इकट्ठा किया जाता है। भारत में कुछ ज़िले हैं, हाथरस इत्यादि, जहाँ पे इसको कलेक्ट करके काफ़ी प्रोड्यूस करके पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में मुख्यतः बेचा जाता है। तो इसका उत्तर होगा हींग। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? आप जानते होंगे कि वायुमंडल में जब प्रकाश आता है तो वह जो मुख्यतः प्रसरित होता है उसका कारण होता है वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण। तो ये जो आपका टेस्ट था ये मैंने आपको बताया है। इसकी पीडीएफ फाइल भी मैं आपको दे दूंगा। हमें क्या करना है कि हमें इस प्रकार के टेस्टों को लगातार करना है, और इसको जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ इसको आप पढ़ भी सकते हैं, सर्च करेंगे तो। अगर हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, चूँकि हमारा टारगेट यूपीपी से 2024 को क्लियर करना है, तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जिनके आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। आप ये मान के चलिए कि आज हमने जो 21 क्वेश्चन किए हैं इनमें से एक या दो क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से पेपर में मिलेगा। तो ये हमारे 21 क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे आपको ऐसे ही 20 से 25 क्वेश्चन दूंगा। थैंक यू वेरी मच।